करें स्टार्ट। सब ओके है? कुछ टाइमिंग चेक कर ले। चलिए ओके। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार एक नई सीरीज के साथ लेकर के आया हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास आपको रिवाइज कराया जाएगा एमसीक्यू बेस आधुनिक भारत का इतिहास। हम रिवीजन की इस कड़ी में आधुनिक भारत का इतिहास रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू के साथ रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। न इसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बल्कि यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करें। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत कम नहीं होने देना। बाकी चीज़ें कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। देखिए सर, समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप देख रहे हैं ये बताया गया 18वीं सदी से 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 18वीं सदी का बात कर रहा है सर, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात की बात कर रहा है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, सभी को क्लियर है। अब देखिए उस पर ये बात कर रहा है। यह काल एक आप देखोगे राजनीतिक विघटन का काल था। ये सही बात है सर, एकदम ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों सही है अगर आप उसको भी समझ लीजिए। मैं इसमें लिखूंगा कम लेकिन बताऊंगा ज़्यादा। चूंकि आप देखोगे 18वीं सदी को आप देखोगे अंधकार का युग भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको अंधकार का युग भी कहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, राजनीतिक विघटन यहाँ पर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु आप देखोगे 1707 में हो गई थी और इसके जो उत्तराधिकारी राज्य थे, चाहे उसमें आप देखोगे मगध हो, बंगाल हो और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश हो, इन सब में स्वायत्तता की भावनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही थी। वहीं अगर हम बात कर लें, इनके शत्रु राज्य भी थे जिसमें मराठा स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। मार्तंड वर्मा कौन नहीं जानता है सर, रवि वर्मा उनके दरबार में कवि हुआ करते थे। ये भी इनका एक इतिहास है। तो पहली वाली बात क्या हो जाती है, ये ठीक हो जाती है, पहली वाली बात ठीक हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह आर्थिक अवनति का काल था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखोगे उस समय अंग्रेज दोनों हाथों से लूटना शुरू करने वाले थे। इधर विघटन हो रहा था, उधर अंग्रेज अपनी नीति को फॉलो कर रहे थे। औरंगजेब का साम्राज्य था तो सर वहां पर तो आप देखोगे आर्थिक अवनति हो ही चुकी थी, उन्नति नहीं अवनति हो रही थी। साम्राज्य में जो सैनिक हुआ करते थे उनका वेतन भत्ता कैसे दिया जाए, इस पर कहीं ना कहीं डिसीजन लेना अपने आप में एक चुनौती बन चुकी थी। इसमें कोई दोराग्रह नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इस काल में कला एवं संस्कृति को भी धक्का लगा था। ये भी बात एकदम क्या है आपकी ठीक हो जाती है। इस काल में आप देखोगे 18वीं सदी के समय में आपको कोई भी सांस्कृतिक विकास, आपको कला का विकास नहीं मिलेगा। केवल हर कोई लगा हुआ है कि अपनी सत्ता और अपनी गद्दी को बचाने में। उधर बंगाल का नवाब तो उधर आप देखोगे अवध का नवाब, बुंदेलखंड का नवाब, उसके साथ साथ आप देखोगे हैदराबाद का निजाम, उधर मराठा त्रावणकोण के राजा, अलग अलग क्षेत्रों में सब अपने अपने राज्य को, साम्राज्य को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट ठीक है और ये पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, बी एक और दो दो, सी दो और तीन, डी एक दो और तीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों ही बातें क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एकदम राइट करेक्ट आपको बताना है। ये कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। मैंने अभी आपको बताया दो तरीके के अधिकार हुआ करते थे। दो तरीके के आप देखोगे साम्राज्य हुआ करते थे और साम्राज्य एक थे आपके उत्तराधिकार वाले और एक थे स्वतंत्र वाले।
अगर स्वतंत्र की बात कर लें तो इसमें एक उदाहरण आता है त्रावणकोर का। राजा थे मार्तंड वर्मन। ये वही राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया था। उन्होंने कहा था व्यापार करना है तो मेरी पॉलिसी पर, मेरी नीतियों के अनुसार करो, अन्यथा यहां से दफा हो जाओ। वहीं उत्तराधिकारी जो राज्य हुआ करते थे, आप देखोगे तो लगभग 4 तो बड़े महत्वपूर्ण इनके राज्य हैं। एक आपका अवध था, उसके साथ साथ आप देखोगे बंगाल था, बंगाल का निजाम नवाब आपने पढ़ा होगा। उसके साथ साथ आप देखोगे हैदराबाद, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये वह शासक थे जो इनके क्या थे, उत्तराधिकारी राज्य थे। इसलिए आपसे पूछा है कि उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में बता दो, तो मैं कहूँगा ऑप्शन 1 में कह रखा है कि हैदराबाद। जी हाँ। क्या मैसूर था? नहीं, ये इनका उत्तराधिकारी नहीं था। ये स्वतंत्र कहीं ना कहीं शासक हुआ करता था, जो टीपू सुल्तान आगे आप देखोगे इसके शासक बने, उनके पिता हैदर अली। मराठा तो इनके शत्रु थे, ये भी नहीं है। और इसमें पूछा है कौन सा सही है, केवल एक ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी 1 और 2 दोनों ठीक है, या फिर डी तीनों ठीक है। तो देखिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा सर। ये केवल इनका उत्तराधिकारी राज्यों में से एक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि आपका इसमें राइट आंसर आता है हैदराबाद। मुगल साम्राज्य का या के उत्तराधिकारी राज्य था या थे, तो केवल एक ठीक है इसमें, मराठा और मैसूर इनका साम्राज्य नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मराठों के आक्रमण से परेशान था? लगातार कंटिन्यूअसली मराठाओं के आक्रमण देखने के लिए मिले। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसमें मराठाओं ने अपनी नींव को, अपने अधिकार को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया? लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं मराठाओं से परेशान। ऑप्शन है बंगाल, बी अफगान, सी अवध, या फिर डी सिख। देखो मराठाओं से जो परेशान साम्राज्य था वो लगातार कहीं ना कहीं आक्रमण से परेशान, मराठा आक्रमण से आप देखोगे, राज्य मराठों के आक्रमण से जो परेशान था वो आप देखोगे अफगान। क्या था सर? आप देखोगे लगातार मराठाए जो आक्रमण करते थे, बंगाल पर उन्होंने आक्रमण करा था। बंगाल पर जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उससे पहले आप देखोगे बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां हुआ करते थे। अलीवर्दी खां तो हैदरा मैसूर के थे, टीपू सुल्तान के फादर थे। परंतु आप देखोगे मुर्शीद कुली खां हुआ करता था। और मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां, जब अलीवर्दी खां ने आप देखोगे 1740 के आसपास, 42 के आसपास उस पर आधिपत्य किया, तो मराठाओं ने आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो वहां पर जाकर के अलीवर्दी खां से एक संधि करनी पड़ी। और उसने कहा कि ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, क्योंकि बंगाल में उस समय आप देखोगे बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भाग था, तो जो उड़ीसा वाला रीजन था उस पर आप देखोगे सरदेशमुखी, सरदेशमुखी 1/4 उनका भाग हुआ करता था, जो उनके संरक्षित क्षेत्र नहीं थे। चौथ जो लिया करते थे अपने, जो उनके संरक्षित क्षेत्र थे उनसे लिया करते थे, 1/10 उन पे अपना लिया करते थे। ये ध्यान में रखना है, ये इनका टैक्स था सर, चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, 17वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत से निर्यात की जाने वाली सर्वप्रमुख वस्तुएं थी। मतलब जो भारत से व्यापार में सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं वस्तुएं निर्यात की जाती थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए मसाले, बी सूती वस्त्र, सी कीमती पत्थर, डी शोरा। देखिए सबसे पहले जो 17वीं शताब्दी की बात कर लें तो उस समय आप देखोगे सूती वस्त्र भारत से बहुत अधिक मात्रा में यूरोप में और दुनिया भर में क्या किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे। जबकि अगर हम बात कर लें मसाले, कीमती पत्थर और शोरा, अगर हम इनकी बात कर लें तो ये जो तीनों थे, ये आप देखोगे ये खास तौर पर जब ब्रिटिश
का अधिपत्य हो गया था तो उन्होंने इनको नकदी फसलों के रूप में रेखांकित कर दिया और नकदी फसलों के रूप में रेखांकित करने के पश्चात अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। और ये आप देखोगे 18वीं शताब्दी के आसपास इनका कहीं ना कहीं निर्यात भारत से होता था। जबकि आप देखोगे जो सूती वस्त्र का अगर आप देखोगे निर्यात जो होता था ये 17वीं शताब्दी में होता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। दस्तक का दुरुपयोग निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा? ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी सेंट थामेश का युद्ध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आप देखोगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। हर कोई जानता है कि सर 23 जुलाई था, क्या था या 23 मार्च था, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। 1757 को लड़ा गया था सर प्लासी का युद्ध। ये जो प्लासी का मैदान पड़ता है बंगाल में है सर, गंगा के जलोढ़ वाले क्षेत्र में आपको ये मैदान देखने के लिए मिलेगा प्लासी वाला। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था ये आप देखोगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। इसका मूलभूत उद्देश्य ये था कि महोदय अंग्रेज अपनी यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा रहे थे और उसके साथ साथ अपनी कोठी यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते थे काशिम बाजार में। कोलकाता में पड़ता है ये काशिम बाजार। उधर फ्रांसीसी थे, दो थे देखिए, एक तरफ ब्रिटिश थे तो दूसरे कहीं ना कहीं फ्रांसीसी थे। इसने एक फरमान जारी किया बंगाल के नवाब ने। जब सिराजुद्दौला ने बंगाल में अपना फरमान जारी किया कि यहाँ पर कोई भी किलेबंदी नहीं करेगा, परंतु आप देखोगे फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने से इनकार कर दिए। अंग्रेजों ने वहाँ पर किलेबंदी करना शुरू कर दी। ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, 1717 के आसपास आप देखोगे कंपनी को दस्तक का अधिकार दे दिया गया था फर्रुखशियर के फरमान सुनवा के। जब फर्रुखशियर ने फरमान सुनवाया 1717 के आसपास में, तो आप देखोगे कंपनी को विदाउट टैक्स के बंगाल से व्यापार करने का अधिकार हो गया। लेकिन ये कंपनी को था, परंतु इसका दुरुपयोग कंपनी के अधिकारी भी कर रहे थे। और जब कंपनी के अधिकारी कर रहे थे वो कहते थे कि भाई देखिए 100 कुंटल माल जा रहा है कंपनी का, तो एक काम करते हैं उसके अधिकारी 2 कुंटल अपना भी रख देते थे। अब विदाउट टैक्स के वो चले जाता था और उसको बेचते थे और बड़ी मोटी रकम ब्रिटेन में कमा लिया करते थे। अब ये बात घर कर गई किसको? ये बात को गौर कर रहा था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला ने इस बात को ध्यान में रख करके इस बात को कहा। अब जो प्लासी का युद्ध बन करके मुद्दा उभरा यही था। काशिम बाजार का मैं बता रहा था, आप देखोगे वहाँ पर 143 व्यक्तियों को बंद किया गया था, उसमें से मात्र 23 बचे थे। और जो 23 था आप देखोगे उसमें से जो 23 बचे थे कितने का था, आप जरा होल की तो बात कर लीजिए। 12x14 का वो होल था और उस होल में इतने सारे व्यक्तियों को बाढ़ दिया, ठूस ठूस के बाढ़ दिया था। ये बात घर कर गई और उसी समय अंग्रेज जाकर के बंगाल की खाड़ी में डूब गए थे, उड़ीसा के नीचे। जरा समझिएगा, इतना भय पैदा कर दिया था उस समय आप देखोगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। तो ऐसे ही नहीं प्लासी का युद्ध घटित हुआ, फिर उसकी एक अपनी कहानी है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान इलाहाबाद की संधि की शर्तों में सम्मिलित नहीं था या थे? आप देखोगे इलाहाबाद की संधि, 2 संधियां हुई थी। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है और 16 अगस्त 1765 को अवध की संधि होती है। ये भी ध्यान में रखना। अब सर था क्या मुद्दा, जरा इसको जरा देखिएगा। स्टेटमेंट इसमें देके रखें 2, और पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि सर
ब्रिटिश को कड़ा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। कड़ा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। उसके साथ साथ नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार कर ली गई थी। ये वाला क्या है आपका गलत हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जहां पर आपको नंबर दे के रखे, कोई डेट दे के रखे, तो थोड़ा सा उस पर सेंसिटिव होकर के सोचिएगा, अलर्ट हो जाइएगा महोदय, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी। अगर आपको 100% पता है तो ठीक है, अन्यथा ये 50 लाख नहीं था, एक और मोटी रकम थी सर। और जो इलाहाबाद का क्षेत्र था वहां के नवाब को तो आप देखोगे सीमित कर दिया था, पेंशन भोगी बना करके उसको रख दिया था। तो ये भी आपको देखने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। उपकूट दे के रखें, केवल एक ठीक है, बी केवल दो ठीक है, सी एक और दो दोनों ठीक है, डी ना तो एक और नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक ठीक है। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल की दीवानी में निम्नलिखित में से क्या शामिल था या थे? बंगाल की जो दीवानी उनको प्राप्त हुई थी उससे आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व। दूसरा स्टेटमेंट है अन्य चुंगी और शुल्क और दीवानी न्याय। ये तीनों ही बातें क्या हैं, ठीक हो जाती हैं। क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात एक और युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। इसके पश्चात तो खेल खत्म हो गया था। हालांकि प्लासी के युद्ध के पश्चात ही मीर कासिम मीर जाफर को बनाया गया, फिर उनके पश्चात में उनके ही पुत्र को, दत्ती पुत्र को बना दिया गया। फिर उसके बाद 1764 आते आते 63-64 में आकर के चीज़ें बिल्कुल कोलैप्स हो गई और आकर के पूर्ण रूप से ये आप देखोगे वहाँ पर बंगाल की दीवानी पूर्ण रूप से ब्रिटेन के हाथों में चलेगी। इसलिए तीनों बातें यहाँ पर ठीक हो जाती है। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल आप देखोगे सी सही है, 1, 2 और 3 इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी या थी? देखो, दो तरह की कंपनियां भारत में उस समय हुआ करती थी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रूबरू कर दूं, जूम कर लेता हूं ताकि आपको और विजिबिलिटी बता सकूं। देखिए, दो तरह की कंपनियां हुआ करती थी। एक होती थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और एक होती थी गवर्नमेंट कंपनी। आपको कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट कंपनी क्या और ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या? हाँ जी सर, जरा इसको समझना। जो फ्रांसीसी कंपनी थी, जरा समझना, जो फ्रांसीसी कंपनी थी और पुर्तगीज कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी। इनका नेतृत्व सरकार करती थी, फ्रांस की सरकार, पुर्तगाल की सरकार करती थी। वहीं से सारे धन दौलत लेखा जोखा सब वही रखते थे। जबकि आप देखेंगे अंग्रेजों की कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसके साथ साथ आप देखोगे डचों की जो डेनिश कंपनी थी वो, ये सब क्या थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। और इनका लेखा जोखा स्वयं व्यापारी करते थे, ये व्यापारी गण हुआ करते थे। ये अपना लेखा जोखा अपने पास रखते थे, अपने लिए काम करते थे। समूह होता था व्यापारियों का, एक दो शिप लेकर के आते थे और व्यापार करते थे। इसलिए आप देखोगे दो कंपनियों को, आप देखोगे डच और उसके साथ साथ ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और ये दोनों पुर्तगीज और फ्रांसीसी कंपनी क्या थी, आपकी गवर्नमेंट कंपनी थी। इसके निर्णय गवर्नमेंट लेती थी। तो ये ज्वाइंट स्तर का होता है। अब इसमें पूछ लिया है आपसे क्या, आपसे पूछ लिया गया है कि ज्वाइंट कंपनी थी या थी। स्टेटमेंट पहला है पुर्तगीज कंपनी, मैंने बताया आपको ये तो होगा नहीं, और जब ये नहीं होगा तो ए आंसर नहीं होगा। फ्रेंच कंपनी, मैं कहूँगा सर फ्रेंच भी नहीं थी। अब 4 जहाँ वो भी कट हो गया। अब आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ साथ डच कंपनी, ये दोनों हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए सर, अगला क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है। मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आवश्यक रूप से कीजिएगा। आप मुझे डेट बताइएगा इनकी, क्या बताइएगा, डेट बताइएगा, कौन कौन आया था। बता मैं भी दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है। तो ये होमवर्क है, आप जो भी इस क्लास को देखेंगे बाद में, आप उसको आवश्यक रूप से, ये लास्ट क्वेश्चन का डेट मैं बता रहा हूँ, होमवर्क आपको दिया हुआ हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से इसकी डेट बताएं कि कब कब कौन सी कंपनी आई थी। इट्स क्लियर। अब मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कैसे।
सबसे पहले आप देखोगे कौन आया था, पुर्तगीज़ आए थे सर, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे। उसके बाद में आप देखोगे डच आए थे, उनके बाद में आप देखोगे अंग्रेज़ आए थे, ई बना देते हैं। उसके बाद में आप देखोगे डेन आए थे, और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। अब डेन का नहीं पूछता है, पुर्तगीज़, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी। तो इसमें आप देखोगे पुर्तगीज़ सबसे पहले होंगे, और पुर्तगीज़ सब में हैं सर। दूसरे स्थान पर डच होंगे, तो ये डच तो केवल पहले में दे के रखे हैं। फिर उसके बाद में ब्रिटेन और फ्रेंच। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। होमवर्क को याद में रखिएगा। मिलता हूँ अगले टॉपिक पर और अगले चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।